मैं ये कहानी लिखते वक्त बार बार रुक जाता हूँ। कभी लगता है यादें भारी हो रही हैं, कभी लगता है कि शब्द ही काँप रहे हैं। मैं शालीन हूँ और जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ वो सालों पहले हुआ था। पर कुछ चीज़ें वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। डाक बंगला भी उन चीज़ों में से एक था। आज भी जब किसी को सरकारी सुनसान इमारत के पास से गुजरता है तो सीने के अंदर एक ठंडी सी लकीर खिंच जाती है, जैसे किसी ने बिना छुए ही मेरी सांस पकड़ ली हो। उस वक्त हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पापा शिवराज वर्मा हमेशा सीधी रीढ़ी के आदमी रहे। कम बोलते थे पर जब भी बोलते थे उनकी आंखों में जिम्मेदारी दिखती थी। माँ घर संभालती थी और मेरी बहन शालिनी, वो हम सबसे अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे, जैसे वो सिर्फ चीज़ों को देख नहीं रही है बल्कि उनके पीछे और ढूंढ रही है। जब हम शहर से दूर एक पुराने डाक बंगले, जो कि बहुत सस्ता मिल रहा था, उसको हम लोग ने खरीद लिया था। सरकारी इमारत थी, कासगांव में साफ ढाबा था। बस इतना बताया गया था कि थोड़ी आइसोलेटेड जगह है। गरीब आदमी के लिए कभी कभी आइसोलेशन भी सुकून का काम करती है। डाक बंगला तक जाने वाली सड़क कच्ची थी। दोनों तरफ झाड़ियां और थोड़े आगे एक घना सा जंगल। बंगला खुद ही भी अजीब सा था। बाहर से देखने में मजबूत, पर जैसे उसकी दीवारों ने कुछ ज्यादा ही छुपाया हो। पीछे एक और हिस्सा था, एक बंद सा कमरा, जिसके आगे जाने से गांव के लोग आंख चुरा लिया करते थे। जब माँ ने एक दिन पूछा कि पीछे क्या है, तो एक बुढ़े ने सिर्फ इतना कहा, वहां मत जाना बहन। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो मना नहीं कर रहा है बल्कि चेतावनी दे रहा हो। शुरू के दिन ठीक ठाक गए। रात को जंगल की आवाजें आती थी, पर हम शहर से आए हुए लोग थे। हमें लगा कि ये सब नॉर्मल है। शालीन को बंगला बहुत पसंद आया था। वो अक्सर पीछे वाले हिस्से के पास जाकर खड़ी हो जाती, जैसे किसी चीज़ के महसूस कर रही हो। मैं उसको टोकता, मजाक करता, पर उसकी आंखों में जो चमक होती है वो मुझे अजीब सी लगती थी, जैसे बंगला उसे बुला रहा हो। उस दिन दोपहर को सब कुछ बदल गया। माँ कुएं से पानी लेने गई थी, पापा किसी काम से बाहर गए थे और मैं सामने के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। शालिनी पीछे चली गई, मुझे बाद में पता चला। जब काफ़ी देर तक वो नहीं दिखी तो मुझे घबराहट हुई। माँ आ चुकी थी, पापा भी लौट आए थे। हम सब ने उसे आवाज़ दी, पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर पीछे की उसी हिस्से में माँ की चीख सुनाई दी। शालिनी जमीन पर पड़ी हुई थी, आंखें खुली, पर जैसे देख नहीं रहा था होता। उसका शरीर थोड़ा ठंडा और उसकी सांसें बहुत धीमी। जब उसे होश आया उसने बस इतना कहा, मैं वहां गई थी। पापा ने पूछा कहाँ, तो वो चुप हो गई, जैसे वो उसके शब्द के बाद बोलना मना कर दिया हो। उस दिन के बाद से मेरी बहन पहले जैसी नहीं रही। वो हंसती थी पर बिना आवाज के। वो बात करती थी पर जैसे शब्द उसके अपने नहीं हो। रात को कभी कभी उठ कर बैठ जाती और पीछे वाले कमरे की तरफ देखती रहती। मैंने एक रात पूछा, तू ठीक है ना? तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं घर आ गई हूँ शालिनी, पर घर मेरे अंदर है। उस रात मुझे पहली बार लगा कि डाक बंगला सिर्फ एक घर नहीं है। कुछ घर सिर्फ चाहत और दीवारें नहीं होती। कुछ घर यादों को खा जाते हैं और कुछ लोगों को। उस दिन के बाद से लगने लगा जैसे डाक बंगले ने सिर्फ शालिनी को छोड़ दिया हो, पर सिर्फ ऊपर से। वो घर के अंदर रहती थी, बात करती थी, खाना खाती थी, पर उसकी मौजूदगी में एक खालीपन था, जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से निकल गई हो। माँ रोज़ उसके माथे पर हाथ रखती, बुखार चेक करती, नज़र उतारती, पर शालिनी के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। कभी कभी वो बिना वजह हंसी से हंसने पड़ती, फिर अचानक चुप हो जाती, जैसे उसने खुद को पकड़ लिया हो। पापा ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, पर मैंने देख सकता था कि उनकी आंखें हर वक्त शालिनी को फॉलो करती रहती थी, जैसे वो पल पल के लिए भी उसकी नज़रों से दूर होने के डर जाते थे। रात का वक्त सबसे अजीब होता था। जंगल की आवाज़ें पहले भी आती थी, पर अब उनमें कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। कभी लगता बंगले पीछे से कोई धीरे धीरे चल रहा हो, पत्तों के पैर पड़ने की आवाज़। कभी हवा बिल्कुल रुक जाती और फिर अचानक किसी बंद कमरे के दरवाजे के पास से सरसराहट सुनाई देती। शालिनी अक्सर रात को उठ जाती और चुपचाप बैठ जाती। मैं उसको कमरे के पास से गुजरते तो देखता। वो अंधेरे में बैठी चाहत छत को देखती,
वो अंधेरे में बैठी छत को देख रही थी। आंखें खुली पर पलक झपकना भूल गई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, उसे याद है कि वो पिछले कहाँ गई थी। उसने धीरे धीरे से मेरी तरफ देखा और इतना शांत आवाज में कहा, वहाँ वो कोई कमरा नहीं था शालिन, वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, बस कंबल ओढ़ लिया जैसे बात खत्म हो गई। धीरे धीरे उसके शरीर पर निशान दिखने लगे, पहले छोटे छोटे जैसे किसी के नाखून से खरोच दिया हो। माँ ने सोचा शायद नींद में खुद ही लग गए होंगे, पर निशान गहरे होते और अजीब जगहों पर आने लगे, पीठ के पीछे, गर्दन के नीचे, बालों के अंदर। जब भी माँ पूछती शालीन बस इतना कहती, याद नहीं। उसके चेहरे पर ना दर्द ना शर्म, बस एक थकान सी होती, जैसे वो किसी और चीज़ से लड़ रही हो। डॉक्टर को दिखाया गया, उसने स्ट्रेस एंजाइटी हार्मोन इम्बैलेंस जैसे शब्द बोले, पर मुझे याद है कि पापा का चेहरा उस वक्त बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। वो शब्द सुन रहे थे पर मानते नहीं थे। फिर वो दिन आया जिस दिन सब कुछ बदल गया। गांव के अंदर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, शादी ब्याह की बातें चल रही थीं और दाई माँ भी उनके साथ आई थी। दाई माँ को गांव में सब लोग जानते थे, उनके हाथ की इतनी जिंदगियां को इस दुनिया में लाया गया था। वो शालिनी के पास बैठी थी, पहले उनकी नब्ज देखी, फिर पेट पर हाथ रखा, अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने हाथ हटाया जैसे कुछ गर्म चीज छू ली हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है। माँ पहले हंस पड़ी, फिर उससे हंसी रूठ टूट गई। पापा गुस्से से खड़े हो गए, आवाज़ तेज हो गई, पर शालिनी वो बस बैठी रही, आंखें ज़मीन पर, जैसे ये बात उसे पहले से ही पता हो। उस दिन घर में जो हंगामा हुआ उसकी आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। सवाल, इल्ज़ाम, डर, शर्म, सब कुछ एक साथ। पर जब औरतों ने भी दाई माँ के बात की पुष्टि की तो सच का बोझ सब पर आ गिरा। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि शालिनी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे जो हो रहा है वो उसके लिए नया नहीं था। उस रात माँ ने उसके कपड़े बदलते वक्त उसकी पीठ पर नए निशान देखे, गहरे लाल, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। माँ चीख पड़ी। पापा ने मुझे बहुत तेज भेज दिया, पर मैंने दरवाजे के पास खड़ा सब सुनता रहा। शालिनी की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी जब उसने कहा, मैं अकेली नहीं होती हूँ माँ। अगली सुबह पापा गांव के लोगों से बात करने निकले। हर किसी ने पापा को अलग अलग अफवाह फैलाई, पर सबकी नज़र एक ही चीज़ पर जाकर रुक जाती थी, डाक बंगला के पीछे वाला बंद कमरा। आखिरी एक बुढ़ी औरत का नाम पता चला, जो बहुत पहले बंगले के एक दौरान वहाँ पे काम करती थी। जब उसे बुलाया गया तो और वो घर आई, उसकी आंखें शालिनी पर पड़ते ही पीली हो गई। उसने पहले तो मदद करने से मना कर दिया, कहा जो कुछ भी इस चीज़ को छूता है उसका नाश हो जाता है। पर जब पापा ने उसके पैर पकड़ लिए, जब माँ ने रोकर भगवान का नाम लिया, तब उसने जो कहा उससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। उसने बताया कि बहुत साल पहले डाक बंगले में एक आदमी रहता था जो औरतों के साथ गलत किया करता था। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी बंद कमरे के अंदर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। उसकी लाश को जमीन के नीचे बिल्कुल 1 मीटर अंदर दफन कर दिया, पर जो चीज़ उसके अंदर थी वो वहाँ ही रह गई। उसके बाद जो भी वहाँ रहा उसने अजीब चीज़ों का सामना किया। लड़कियाँ बीमार पड़ने लगीं, आवाज़ें सुनाई देने लगीं और कुछ तो बिना वजह ही मारी गईं। आखिरकार सबने बंगला छोड़ दिया। बुढ़ी औरत ने शालिनी की तरफ देखा और कहा, ये वापस आ गया है। उस रात पापा ने पहली बार तांत्रिक का नाम लिया। मैं समझ गया कि हम सब उस रात पर आ गए हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता है। शालिनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, जैसे ये सब उसके आसपास ही नहीं हो रहा हो, और मुझे लगा शायद सच में वो हमारे साथ नहीं थी। शायद वो अभी भी उसी कमरे में थी, उस चीज़ के साथ। तांत्रिक को ढूंढने का फैसला आसान नहीं था। गांव के लोगों ने उसका नाम लेते वक्त भी आवाज़ धीमी कर लेते थे, जैसे नाम लेने से ही वो आ जाएगा। पापा ने 3 दिन लगातार उस आदमी के बारे में पूछताछ की,
तब जाकर किसी ने बताया कि वो जंगल के उस पार रहता है अकेले और सिर्फ तब मदद करता है जब उसको लगता है कि समय आ चुका है। जब हम उसके पास गए तो उसने शालिनी को भी नहीं देखा, बस उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया, आंखें बंद जैसे पहले से ही सब जान चुका हो। काफ़ी देर बाद उसने इतना कहा, जो चीज़ इस लड़की के साथ है वो बहुत पुरानी है और बहुत भूखी है। माँ रो पड़ी। पापा ने एक ही सवाल पूछा, मेरी बेटी बचेगी? तांत्रिक की आंखें खुली रह गई और पहले बार शालिनी की तरफ देखा। उसकी नज़र में डर नहीं था, बल्कि दुख था। उसने कहा, आत्मा को उसके शरीर में बुलाना होगा और जहाँ से वो बंधी है वहाँ उसकी लाश निकालनी होगी। पर याद रखना, बिना बाली के ये जाएगी नहीं। उस रात घर में कोई सोया नहीं। शालिनी चुपचाप बैठी रही, जैसे ये सब उसके लिए फैसला नहीं, बस 1 घंटा हो। सुबह तांत्रिक ने बताया कि घर की घर के किसी सदस्य को ही करना होगा ये काम। बाहर के आदमी अंदर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। पापा ने एक भी सवाल नहीं सोचा, उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा। माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया, पर पापा ने धीरे धीरे से हाथ छुड़ाया। उनकी आंखों में वो दर घृणा थी जो मैंने सिर्फ तब देखी थी जब कोई आदमी पहले ही सब कुछ खो चुका हो। जो कुछ उस रात हुआ वो मुझे पापा ने बाद में बताया और मैं उसे आज उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगा। मैं याद करता हूँ जैसे वो डाक बंगले के पीछे वाले कमरे में घुसे। हवा बदल गई, अचानक एक ठंडी सी महसूस होने लगी, मन को भी जमा ले। कमरे में एक अजीब सी ही बदबू थी, ऐसी जैसे कोई किसी चीज की मिलती-जुलती नहीं, बस नाक और दिमाग के बीच आ जाती थी। पापा ने फरसा और फावड़ा उठाया और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। हर वार के साथ आवाज़ गूंजी कर वापस आ रही थी, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। कुछ देर बाद उन आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। माँ की, मेरी, शालिनी, मत करो, वापस आ जाओ, हम यहीं हैं। तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि पीछे मुड़ना मत, मना है। पर पापा का हौसला धीरे धीरे टूट रहा था। फिर जब 1 मीटर तक खुदाई हो गई तो अंधेरे में कुछ चमकी, 2 आंखें। उसके सामने के एक अंदर था, जो आदमी और जानवर के बीच का लग रहा था। उस चीज ने उन पर हमला किया और पापा सीधे गड्ढे में गिर गए। गिरते हुए उनका हाथ टूट गया। दर्द से इतना तेज सांस रुक सी गई थी। और तभी, जैसे किसी ने हवा को काट दिया हो, वो चीज गायब हो गई। तांत्रिक के मंत्रों का असर था। पापा ने गड्ढे के अंदर से ही उस लाश को महसूस किया, लाल कपड़े में लिपटी हुई, बाहर ही ठंडी। दर्द के बावजूद उन्होंने उसे उठाया और बाहर ले आए। अगला काम था उस लाश को शमशान घाट ले जाना था, जो लगभग 2 मील दूर था। अमावस्या की रात थी, आसमान साफ था, पर अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। गाड़ी चल पड़ी। शमशान थोड़ा दूर पहले बंद हो गई। पापा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर लाश जैसे और भारी होती जा रही थी। आखिरी में के समय में उन्होंने उस कंधे पर उठाया और चल पड़े। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा उनके। कभी कदमों की पर आवाज। शमशान के पास पहुंचते ही कुछ अघोरी उनके सामने आ गए। वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे, शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर उनकी आंखों में सब कह रही थी। पापा किसी तरह चिता तक पहुंच गए, लाश रख दी और आग लगा दी। वक्त जैसे रुक सा गया हो। सुबह के पहले पहले लाश जल चुकी थी। पापा ने अस्थियां इकट्ठी की उस और पास की नदी में बहा दी। सूरज उग रहा था और उसकी रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे रात में कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब पापा घर लौट आए तो घर में सिर्फ रोना था। माँ जमीन पर बैठी थी और शालिनी, मेरी बहन, वो जिंदा नहीं थी। तांत्रिक ने बस इतना कहा, आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, बिना किसी के बलि के जाने वाली नहीं थी। पापा वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक निकले। शायद वो आंसू भी उस रात जल चुके थे। उस दिन शालिनी के अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिन बाद हमने डाक बंगला छोड़ दिया, बिना पूछे मुड़कर देखे। आज सालों बाद भी जब मैं ये याद करता हूँ तो एक बात समझ आती है, कुछ जगहें घर नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती रहती हैं, जैसे किसी के आने का।
किसी के रहने का और किसी के टूट जाने का। डाक बंगला भी वही है, शांत, खामोश और शायद भूखा।